मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव एवं भावेशों से संबंधित प्रमुख योग। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं द्वितीय भाव की और द्वितीय से संबंधित प्रमुख योगों की। प्रिय मित्रों, द्वितीय भाव हमारा यह धन का, कुटुंब का भाव है। तो द्वितीय भाव और द्वितीय से संबंधित जो प्रमुख योग हैं, उसमें सबसे पहला योग है हमारा कि धनेश यानी धन स्थान का स्वामी यदि लग्नस्थ हो जाए तथा लग्नेश धनस्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है धनी, निपुण, बुद्धिमान, पराक्रमी एवं पुण्यकर्मी होता है। पहला योग बताया धनेश का लग्नस्थ होना या लग्नेश का धनस्थ हो जाना। तो ऐसी स्थिति में जो है, यदि ऐसी प्रतिस्थिति हो जाती है तो जातक जो है अपने जीवन में अत्यंत धनी होता है, बड़ा निपुण रहता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, पराक्रमी एवं पुण्यकर्मी होता है। दूसरा योग है स्वराशिष्ट धनेश के साथ, यानी कि ये धनेश जो है यदि अपनी राशि में हो और उसके साथ गुरु हो जाए, या धनेश गुरु के साथ केंद्र में हो, धनेश गुरु के साथ केंद्र में आ जाए, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में आ जाए, तो ऐसा जातक भी सर्व संपत्तिवान होता है। धनेश के साथ, स्वराशिष्ट धनेश के साथ गुरु हो, या फिर धनेश के साथ गुरु जो है चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक सर्व संपत्तिवान होता है। धनेश या लग्नेश या चतुर्थेश या लाभेश, इनकी यदि युति हो जाए दशमेश के साथ, इनकी युति दशमेश के साथ हो, तो जातक को धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होती है। क्या बताया? धनेश या लग्नेश या चतुर्थेश और या लाभेश, इनकी युति जो है वो दशमेश के साथ यदि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होती है। धनेश, लग्नेश अथवा धनेश और सुखेश और पंचमेश एक ही शुभ भाव में यदि स्थित हों, क्या बताया? धनेश, लग्नेश अथवा धनेश, सुखेश और पंचमेश यदि एक ही भाव में स्थित हो जाएं, तो जातक को धन प्राप्त होता है। कहीं पर भी जो है इनकी युति हो जाए तो ये धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग बनाते हैं। धनेश का लग्नेश के साथ और चतुर्थेश और पंचमेश में से कोई भी, यानी कि धनेश, लग्नेश, चतुर्थेश व पंचमेश, इनमें से कोई भी भावेश यदि लाभेश के साथ स्थित हो जाए, लाभेश के साथ किसकी स्थिति होनी है? धनेश की होनी है, लग्नेश की होनी है, चतुर्थेश की होनी है या फिर पंचमेश की होनी है। कोई भी यदि इसमें से लाभेश के साथ आ जाता है, तो ऐसा जातक भी अत्यंत धन अपने जीवन में कमाता है, ऐसा धन प्रदायक योग बनता है। धनेश और लाभेश, धनेश और लाभेश उच्च राशिस्थ हों, या तो फिर ये अपनी उच्च राशि में हो, धनेश भी उच्च राशि में हो और लाभेश भी यदि उच्च राशि में हो, या फिर ये केंद्र में आ जाएं,
लग्न में हो गए, चतुर्थ, सप्तम या दसम, इनमें से कहीं भी आ जाए, केंद्र में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक अत्यंत धनवान होता है। धनेश नवम भाव में, धन का स्वामी आपके नवम भाव में चला जाता है, या उच्च राशिस्थ हो करके स्थित हो। धनेश जो है या तो उच्च राशिस्थ हो या नवम भाव में हो, तो ऐसे स्थिति में भी जातक को अकस्मात धन लाभ होता है। ऐसा योग जो है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो है कर्क राशिस्थ यदि गुरु नवम भाव में होता है तो ये योग विशेष रूप से बन जाता है। अब अगला योग है हमारा जो धनेश है, धनेश शनि। धनेश शनि पंचम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या फिर सप्तम भाव में हो। सप्तम भाव में बुध स्वराशिस्थ हो। क्या बताया? धनेश शनि का पंचम भाव में होना, अष्टम भाव में होना या द्वादश भाव में होना, तथा सप्तम भाव में बुध जो है वो स्वराशित यदि होता है तो जातक को अकस्मात धन प्राप्त होता है। तो ये योग हमारा विशेषकर बनता है धनु लग्न की कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली में क्योंकि यहां पर जो है द्वितीय जो आ जाएगा वो हमारा शनि आ जाएगा, और सप्तम भाव में जो है वो कुंडली में जो है मिथुन का जो बुध है वो सप्तम भाव में आ जाएगा। तो इस प्रकार का योग यदि किसी जातक की कुंडली में होता है तो ऐसा जातक भी अकस्मात धन प्राप्त करता है। धनेश मंगल, अब दूसरी बात करते हैं, धनेश जो है मंगल एकादश भाव में स्थित हो जाए और धन भाव पर चतुर्थ स्वराश्री दृष्टि पड़ने से, यानी यहां पर मंगल यदि यहां पर है तो मंगल की जो है चतुर्थ स्वराश्री दृष्टि यदि द्वितीय भाव में आ जाएगी, इस तरह से स्वयं मंगल जो है उच्च राशिस्थ होने से जातक जो है वो बुद्धि द्वारा, शक्ति द्वारा अतुल धन संचय करता है। अब ये योग बनेगा कहां पर? मीन लग्न की कुंडली में। ये मीन लग्न की कुंडली में बन जाएगा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली होगी तो द्वितीय भाव में जो है मेष राशि आ गई, तो धनेश हमारा मेष मंगल हो गया, और मंगल जो है यदि एकादश भाव में बैठा हो तो एकादश भाव से बैठ करके मंगल अपने स्वराशि दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि मंगल की होती है वो द्वितीय भाव में, उसको देखेगा। तो इस तरह से यदि ऐसा योग बन जाता है तो जातक जो है अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा सर्वोत्तम अतुल धन संचय जो है अपने जीवन में करता है। अगला योग है हमारा धनेश सूर्य, यानी जब हमारा कर्क लग्न की कुंडली होगी और कर्क लग्न की कुंडली में जो है द्वितीय भाव में हमारा सिंह राशि आ गई तो हमारा धनेश सूर्य हो गया, और लग्न में जो है उच्च राशिस्थ यदि गुरु हो, यहाँ पर कर्क में यहाँ पर गुरु विराजमान हो जाए, कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न में गुरु यहाँ पर विद्यमान हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो गया, यहाँ पर जो है धनेश सूर्य हो गया, और लग्नस्थ जो है राशिस्थ गुरु यहाँ पर हो गए, तो ऐसे योग में भी जो है जातक अत्यंत धनी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में ये योग विद्यमान रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर जो है गुरु उच्चस्थ हो जाएंगे और द्वितीय जो है वो हमारा सूर्य हो जाएगा, और इस तरह से भी जो है जातक अपने जीवन में अत्यंत धनी होता है। भाग्येश, भाग्यस्थान का स्वामी, भाग्येश व लाभेश लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या सातवें भाव में स्थित हों। ये क्या है कि
भाग्येश और लाभेश का योग, भाग्येश और लाभेश दोनों मिलकर के यदि लग्न में यदि स्थित हो जाएं, या दूसरे भाव में स्थित हो जाएं, या चौथे भाव में स्थित हो जाएं, या पांचवें भाव में स्थित हों, या सातवें भाव में स्थित हो जाएं, तो इस प्रकार से जातक जो है अत्यंत धनवान होता है। अब अगला योग हमारा है कि धनेश जो है यानी कि द्वितीयेश यदि हमारे व्यय स्थान में चला जाता है, द्वितीयेश का व्यय स्थान में होना, 12वें घर में हो जाना, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है निर्धन व अभिमानी होता है, क्योंकि ये व्यय भाव है हमारा। और धन भाव जब है हमारा, धनेश जो है जब हमारे व्यय भाव में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में अत्यंत निर्धन होता है और अभिमानी होता है। धन भाव धनेश तथा लाभेश यदि कुंडली में पाप ग्रह युक्त हों, धन भाव धनेश और लाभेश ये यदि पाप ग्रह युक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो है जातक निर्धन होता है। अगला योग हमारा है कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य जो है धनेश हो गए तथा शनि की युति यदि लग्न में हो जाए, शनि की युति लग्न में हो अथवा सूर्य लग्न में हो तथा शनि जो है एकादश भाव में बैठ करके तृतीय दृष्टि से यदि सूर्य को देखे, मान लो लग्न में यहाँ सूर्य बैठे हैं और एकादश भाव में शनि है, तो शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है जातक का जो धन है वो मुकदमेबाजी में नष्ट हो जाता है। यदि धन भाव में कर्क का चंद्रमा यानी कि मिथुन लग्न हो, तो कर्क का चंद्रमा जो है वो धन भाव में आ जाएगा, तथा अष्टम भाव में यहां पर मकर का शनि हो, तो दोनों जो है स्वराशिस्त होकर के सप्तम दृष्टि से जब वो एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे की महादशा में अंतरदशा में जातक का दिवाला निकलता है। धन भाव में कर्क लग्न, कर्क का चंद्रमा यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है, और उस मिथुन लग्न की कुंडली में यदि द्वितीय भाव में धन भाव में यदि कर्क का चंद्रमा हो जाए और अष्टम भाव में जो है मकर का शनि हो जाए, तो दोनों यदि अपने स्वराशिस्त हैं, सो स्वराशित होकर के वो परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी जातक की कुंडली में महादशा और अंतरदशा आएगी एक दूसरे की, शनि की और चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा इस तरह से जब आएगी, तो ऐसी स्थिति में जातक का जो है दिवाला निकल जाता है। यदि बुध जो है वो धनेश कब बुध होगा, जब यहां पर वृषभ लग्न होगा या सिंह लग्न होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है बुध जो है हमारा धनेश हो जाएगा। और धनेश होकर के यदि वो गुरु के साथ धनु या मीन राशि में अष्टम भाव में हो, यहां पर अष्टम भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो, और यहां पर यदि बुध बैठा हुआ हो, तो जातक का जो पैतृक धन है वो नष्ट हो जाता है। वृषभ या सिंह लग्न की कुंडली हो और बुध जो है धनेश होकर के गुरु के साथ धनु या मीन राशि में अष्टम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का पैतृक धन नष्ट हो जाता है। नवमेश नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो जाए और केंद्र में हमारे पापक ग्रह विद्यमान हो, तो भी जातक जो है धनहीन होता है। धन भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो, उन पर बुध या शनि की दृष्टि न हो, तो जातक के धन का नाश हो जाता है। धन भाव में चंद्र मंगल की युति और उन पर बुध या शनि की दृष्टि का न होना भी जो है
वो जातक के धन का नाश करता है। चंद्रमा से कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा से कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, वहां से दूसरे और 12वें भाव में, चंद्रमा से, मान लो चंद्रमा हमारा द्वितीय भाव में है, चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में, यानी कि आगे और पीछे यदि कोई भी ग्रह नहीं हो और इन भावों पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है जातक धनहीन होता है। यानी कुंडली में चंद्रमा से कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, दूसरे और तीसरे, मान लो चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है, तीसरे भाव में और पंचम भाव में, एक तो भाव हमारा ये दूसरा हो गया और तृतीय भाव हमारा 12वां हो गया, तो यहां पर यदि कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेला है चतुर्थ भाव में, और वहां पर शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि भी यदि नहीं है किसी की, तो ऐसी स्थिति में भी जातक धनहीन होता है। द्वितीय व द्वितीयेश को षष्ठेश, छठे घर का स्वामी, षष्ठेश जो है द्वितीय और द्वितीयेश को, षष्ठेश अपने युति द्वारा या दृष्टि द्वारा प्रभावित करे, तथा लग्न पर द्वितीय और द्वादश भाव जो है हमारा पाप पीड़ित हो, तो ऐसा जातक ऋणग्रस्त होता है। क्या बताया? द्वितीयेश, षष्ठेश की जो है इनके साथ युति या दृष्टि द्वारा यदि प्रभावित करता है, तो लग्न, द्वितीय और द्वादश भाव यदि हमारा पाप पीड़ित है, तो फिर ऐसा जातक अपने जीवन में ऋणग्रस्त रहता है। धनेश के साथ, ये हमारा द्वितीय भाव है, धनेश के साथ शुक्र और चंद्रमा हो जाए, तो ऐसा जातक रतौंधी रोग से ग्रस्त होता है। धनेश के साथ शुक्र और चंद्रमा का योग होना ये बीमारी का कारण बनता है। धनेश जो है शनि और मंगल के साथ अष्टम भाव में आ जाए, धनेश धन स्थान का स्वामी, यहां पर शनि और मंगल के साथ यदि अष्टम भाव में आ जाता है, तो ये तीनों ही जो है वो पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखते हैं, क्योंकि यहां से इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर चली जाएगी। तो इस तरह से जातक की जो है नेत्र ज्योति मंद होती है, क्योंकि ये द्वितीय भाव भी हमारा नेत्र का भाव है, द्वितीय भाव और द्वादश भाव जातक के नेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो धनेश जो है जब शनि मंगल के साथ, क्योंकि धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है और उसके साथ पाप प्रभाव हो जाता है शनि और मंगल का, और शनि मंगल की जो है पूर्ण दृष्टि भी जो है यहाँ पर द्वितीय भाव पर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जातक की नेत्र ज्योति मंद हो जाती है। शुक्र और चंद्रमा, यानी कि ये धन भाव में शुक्र और चंद्रमा पापक ग्रह के साथ हो जाए, धन भाव है, इस धन भाव में जो है शुक्र और चंद्रमा हो, वो पाप ग्रह के साथ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक जो है जातक अंधा हो जाता है। यहां पर भी आंखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। धनेश, व्ययेश, लग्नेश तथा सूर्य, क्या बताया? धनेश, व्ययेश तथा लग्नेश और सूर्य, यानी कि त्रिक भाव में, त्रिक भाव क्या है हमारा? छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इस त्रिक भाव में यदि एक साथ स्थित हो जाते हैं तो भी जातक अंधा हो जाता है। धनेश, व्ययेश, लग्नेश और सूर्य 6, 8 और 12 भाव में यदि एक साथ स्थित हो तो जातक अंधा हो जाता है। धनेश, व्ययेश, लग्नेश तथा शुक्र, ऊपर हमने नियम पढ़ा था अभी सूर्य, और यहां पर है शुक्र, यदि ये भी त्रिक स्थान में 6, 8 और 12 में चले जाते हैं तो जातक अंधा होता है। यहां से भी जातक अंधा होता है। यानी सीधी सी बात है, व्ययेश, धनेश, लग्नेश और सूर्य के साथ, और उसी प्रकार से जो है धनेश, व्ययेश, लग्नेश और शुक्र का त्रिक भाव में बैठना ये जातक को अंधा बनाता है।
धन स्थान में शुक्र हो तो जातक जो है काना होता है। धन स्थान में शुक्र का होना जातक को काना बनाता है। शुक्र, चंद्रमा तथा द्वितीय, शुक्र, चंद्रमा और द्वितीय लग्न में हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी जो है आंखों पर प्रभाव पड़ता है, नेत्र का नाश होता है। कब होगा? जब द्वितीय जो है लग्न में आ जाए और उसके साथ शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो वो भी जो है नेत्रों का नाश करता है। चंद्रमा और बुध की युति यदि द्वितीय भाव में आ जाए, दूसरा भाव हमारा धन भाव है, इसमें चंद्रमा और बुध की युति हो तो भी जो है जातक अंधा हो जाता है। लग्न का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय और सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो, लग्न का स्वामी भी और द्वितीय भी और इसके साथ सूर्य की युति हो जाए तो भी जो है जातक अंधा हो जाता है। धन भाव तथा धनेश पर, धन भाव और धन के स्वामी पर, धनेश पर षष्ठेश का, लाभेश का एवं राहु का प्रभाव हो, यानी षष्ठेश, षष्ठ से षष्ठ जो है हमारा लाभेश जो है वो षष्ठ से षष्ठ आ जाता है तो धन भाव तथा धनेश पर, ये हमारा धन भाव है और हमारे धनेश पर षष्ठेश का हो जाए या एकादशेश का हो जाए, लाभेश का हो जाए और राहु का प्रभाव यदि इस पर हो जाता है तो जातक दत्तक पुत्र बनता है। ये दत्तक पुत्र का लक्षण है। धन भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक की वाक शक्ति प्रबल होती है। गुरु तथा धनेश, गुरु और धनेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो जाएं तो जातक गूंगा होता है। सूर्य या मंगल धनेशों, धनेश जो है मंगल, यानी कि मीन लग्न की कुंडली होगा तो तब मंगल यहाँ पर धनेश होगा और तुला लग्न की कुंडली होगी तो तब यहाँ पर मंगल धनेश होगा और या फिर कर्क लग्न की कुंडली होगी तो तब धनेश जो है सूर्य होगा। इन पर जो है गुरु या शुक्र की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक जो है तर्क शास्त्र का ज्ञाता होता है। यानी सूर्य या मंगल धनेशों और उन पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो। अब गुरु की जो दृष्टि होती है वो पंचम, सप्तम और नवम होती है और शुक्र की जो है वो सप्तम होती है। तो यानी कि अष्टम भाव में जब शुक्र होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि जो है धन भाव पर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ऐसा यदि कोई जातक है तो वो तर्क शास्त्र का ज्ञाता होता है। बुध या गुरु द्वितीय होकर के यदि अष्टम स्थान में स्थित हो जाएं तथा पाप प्रभावित हों तो ऐसा जातक विद्याहीन होता है। द्वितीय के साथ पंचमेश की युति हो जाए, यानी कि पंचमेश और द्वितीय की युति द्वितीय स्थान में हो और वृषभ या तुला लग्न हो तो भी जो है लग्नेश और शुक्र का संबंध द्वितीय के साथ हो। क्या बताया? द्वितीय के साथ पंचमेश की युति होना द्वितीय स्थान में, द्वितीय और पंचमेश की युति जो है वो द्वितीय स्थान में और वृषभ या तुला लग्न हो और लग्नेश का शुक्र का जो संबंध है वो द्वितीय के साथ हो तो जातक महान कलाकार और संगीतज्ञ होता है। तो प्रिय मित्रों, यह था हमारे द्वितीय भाव का और द्वितीय भाव से संबंधित प्रमुख योगों पर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।